अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ और आपको याद होगा जब इलेक्शंस की तारीख का ऐलान नहीं हो रहा था तो इसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने एक महाज खोला और बड़ी सख्त पोजीशन ली। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और न सिर्फ इलेक्शंस की डेट देने का 90 दिन के स्टांस को दोहराया, बल्कि इसके ऊपर उन्होंने कहा बड़ी सख्त पोजीशन ली जाएगी और CEC के इजलास में गौर करेंगे और अहम फैसले किए जाएंगे इससे मुतल्लिक। लेकिन कल जब ये इजलास हुआ तो इसमें पीपल्स पार्टी ने खुलकर कोई पोजीशन नहीं ली। ना सिर्फ इलेक्शन से मुतल्लिक कोई वाज़े या कोई सख्त पोजीशन सामने नहीं आई, बल्कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात बड़े अरसे से और ख़ासकर जबकि ये इंतखाबात का माहौल बना है तब से सामने आ रहे हैं पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो की जानिब से, उस सिलसिले में बड़ी गूं सी बात की। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तो पहले बात की कि ये जो मामला है इसके ऊपर नई क़यादत को सामने आने की ज़रूरत है, लेकिन कल बात करते हुए उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला जरदारी साहब देखेंगे, यानी स्टीयरिंग व्हील जरदारी साहब के हाथ में उन्होंने पकड़ा दिया लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत को दूर करने के लिए। अब इस सिलसिले में ये कैफियत क्यों है पीपल्स पार्टी के अंदर, कल CEC के इजलास में क्या हुआ और फिर ये जो नून लीग के ऊपर खुलकर अब तनकीद कर रहे हैं रहनुमाओं के, आज भी हमने बयानात सुने और कल भी बड़ा खुल के तनकीद का निशाना बनाया पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। इससे क्या हासिल होगा पीपल्स पार्टी को, तमाम तर मामले के ऊपर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस डिस्कशन के लिए बेनज़ीर शाह साहबा, मज़हर अब्बास साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, हफीज़ुल्लाह न्याई साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, स्टार्ट करते हैं कि बड़ी तवक्कुआत थी इस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से, एटलीस्ट जहाँ तक इलेक्शंस का मामला है इसके ऊपर क्या हुआ, इतना कमज़ोर सा ऐलान, इतनी कंफ्यूज्ड सी पोजीशन पीपल्स पार्टी की, ना हाँ ना, वजह क्या है इसकी? क्योंकि अलीना ये बात तो बहुत देर से क्लियर है कि पीपल्स पार्टी को पता था कि इलेक्शन डिले होंगे जब उन्होंने CCI में मुराद अली शाह साहब ने अप्रूवल दिया। बल्कि मैं आपको याद दिलाऊं तो खुर्शीद शाह साहब ने CCI की मीटिंग से 3 दिन पहले आसमा शरादी को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे ये बात की थी कि अगर सेंसस अप्रूव होता है CCI मीटिंग में तो उसके बाद हल्का बंदियां होंगी, तो हो ही नहीं सकता कि 8-9 महीने से पहले इलेक्शन हो। तो पीपल्स पार्टी के बहुत ज्यादा बयानात हैं जिनसे साबित होता है कि उनको पता था कि इलेक्शन डिले होंगे, इसलिए वो कोई वाज़ेह। और अब आपने देखा है कि थोड़ी बहुत उनकी पोजीशन भी तब्दील हो रही है। पहले वो कह रहे थे कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं, लेकिन उस दिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा चले 90 दिन में नहीं तो 100 दिन में करा दे, 120 दिन में करा दे, लेकिन हमें तारीख तो दे। जहां तक ये दूसरी बात है जिसका आपने जिक्र किया, लेवल प्लेइंग फील्ड का, इस पे हम पहले भी बात कर रहे थे और लग यही रहा है अलीना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई किसी ना किसी किस्म का क्रैकडाउन होने जा रहा है सिंध में। ब्रिगेडियर रिटायर्ड जो हारिस नवाज साहब हैं, जो सिंध के होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और एक TV चैनल को इंटरव्यू भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि 3-4 दिन में सिंध में एक, और खास तौर पे कराची में एक ऑपरेशन शुरू होगा, जिसपे उन्होंने कहा कि हम कराची को एक सेफ सिटी, एक क्राइम फ्री सिटी बनाना चाहते हैं। तो सारे DIGs, SPs, SHOs और DSPs जो हैं वो तब्दील किए जाएंगे। तो अब ये किस किस्म का क्रैकडाउन होगा, क्या इसमें सियासतदान भी शामिल होंगे? उन्होंने ये जरूर कहा कि कोई अभी इस वक्त कोई एग्जिट फ्लाई लिस्ट नहीं है, लेकिन जो नैब के केसेस हैं वो जो चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। उसके बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट में कल डेवलपमेंट हुई है, जो स्ट्राइक डाउन किया गया है, अगर आप वो लिस्ट निकाल के देखें जो 2 रिपोर्ट्स जमा कराई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ज्यादातर नाम तो पीपल्स पार्टी के सियासतदानों के हैं। यूसुफ रजा गिलानी है, राजा परवेज अशरफ है, आसिफ अली जरदारी है। तो लग ये रहा है कि शायद कोई ना कोई क्रैकडाउन शुरू होगा पीपल्स पार्टी के ऊपर। लेकिन यहाँ पे अलीना ये भी सवाल जरूर बनता है मेरी राय में कि क्या नवाज शरीफ साहब को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा जब वो वापस आएंगे मुल्क में? हमारी एक कॉलीग हैं आरफा नूर साहिबा, उन्होंने उस दिन एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब के पास इस वक्त मकबूलियत होगी लेकिन शायद कबूलियत नहीं है। मेरे ख्याल से इस वक्त मुस्लिम लीग नून को के पास इन दोनों सवालों का जवाब नहीं है कि कबूलियत भी है या मकबूलियत भी है इस वक्त या नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के पास तो कबूलियत है इस्टेब्लिशमेंट की, ये तो बड़ा क्लियर है। लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब को दोबारा
चौथी बार वजीर आजम बनने दिया जाएगा या नहीं, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो देखते हैं किस किस्म का लेवल प्लेइंग फील्ड बनता है आगे जाके। इस वक्त तो पीटीआई को नहीं मिल रहा, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को मिलेगा? अच्छा, जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मैंडेट, इससे मुतालिक जो सारी शिकायत हैं उसको रिजॉल्व करने का मैंडेट जरदारी साहब को दे दिया है पीपल्स पार्टी ने और बिलावल भुट्टो जरदारी ने इतने बड़े बड़े बयानात के बाद, इसकी वजह क्या समझ रही हैं? नहीं देखिए, ये मैंने पहले भी कहा था कि ये पॉपुलिस्ट किस्म की पॉलिटिक्स होगी कि जरदारी साहब, कहा यह जाएगा कि जरदारी साहब फैसले करेंगे, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो एक एंटी नून और एंटी एस्टेब्लिशमेंट लाइन लेंगे और वो चलती रहेगी। अच्छा। चाहे फैसला जो भी जरदारी साहब करें नून लीग के बारे में और एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। भट्टी साहब, आप किस तरह देख रहे हैं सूरत हाल को? मैडम शेख, मिजाहिया फिल्में, टॉम एंड जेरी वाले कार्टून, गैर संजीदा किरदार, गैर मुतल्लका बयानात, जमहूर लेस जमहूरियत के झारे पहलवान, परफॉर्मेंस लेस और ऑडिट लेस जमहूरियत के नेल्सन मंडेलास, बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस और मिस मैनेजमेंट के कायदे आज़म, बाप गुड कॉप, बेटा बैड कॉप। मैडम शेख, कोई एक बयान अपनी कारकर्दगी पर, कोई एक सीईसी की मीटिंग सिंध की बदहाली पर, कोई एक आंसू बहाया हो जो मुल्क और कौम इस वक्त तमाशा बन चुके हैं। सिंध में सिर्फ भुट्टो ही खुशहाल क्यों है, भुट्टो ही जिंदा क्यों है? मुल्क तबाही के दहाने पर कौम लुट गई है, जिंदगी तमाशा बनी, जग दा हासा बनी, और इनको 16 महीने हलवा इकट्ठे खाकर, इक़्तिदार के मज़े लुट कर, गुनाह बख्शवा कर 55 दौरों के दौरे किए थे, मुल्क फिरे थे बिलावल भुट्टो, और मौलाना साहब चार्टर्ड प्लेन्स पर फिरे थे। शहबाज शरीफ साहब मलका को दफनाने भी गए थे और चार्ल्स के बादशाह पे भी गए थे, और उर्दन की वलीयद की शादी पे बिलावल भी हो आए थे। मौलाना को आज याद आ रहा है कि पीपल्स पार्टी आखिरी वक्त पर वादे से फिर गई थी। बिलावल को आज याद आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून मुश्किल वक्त में पाँव पड़ जाती है और आसान वक्त हो तो गले पड़ जाती है। बिलावल भुट्टो को आज लेवल प्लेइंग फील्ड याद आ रही है। आज बिलावल भुट्टो के इनके हरीफ डरपोक लग रहे हैं। मैडम शेख, इसकी वजह क्या है जो मुझे समझ आती है? उससे पहले ये बता दूं कि कभी बिलावल भुट्टो ने इस पर अप्रिशिएट किया है कि फ़ौज जो क्रैकडाउन कर रही है, डॉलर जो नीचे आया है, चीनी जो सस्ती हुई है, या ये माफियाज पकड़े जा रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़, हर गोदाम से हज़ारों बोरियां चीनी की निकल रही हैं, और ये करेंसी वाले और ये सारे कभी नहीं बात करेंगे। आपका PIA मुल्क जलील हो रहा है। कभी कोई मुल्क आपको रोक लेता है, कभी कोई स्टील मिल बिलावल की बंद पड़ी है, कराची तबाही के दहाने पर पड़ा है, और मैडम शेख, कौम पूरी की पूरी बिलावल के जहां अपना भी वोट होगा वहां भी महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत में, और बिलावल साहब अब्बा जान को सारे इख्तियारात सौंप कर आप आइन और कानून के अलमबरदार बने। आइन और कानून, दस्तूर, पार्लियामेंट, सिविलियन बालादस्ती पंजाब और KP के इलेक्शन में कहां था? ठीक है। खैर मैडम शेख, ये बयानात क्यों हैं? पहली वजह क्रैकडाउन जो हो रहा है, और मैं पहले भी बता चुका हूं कि अखबारात में ये छप चुका है, ये मैं खुद से नहीं कह रहा, कि बिलावल और मुराद अली शाह के जो करीबी हैं वो उनमें से कई ऐसे हैं जो बाहर नहीं जा सकते, स्टॉप लिस्ट पे हैं। दूसरा है सिंध में तबादले। सिंध के बगैर पीपल्स पार्टी ऐसी ही है जैसे पानी के बगैर मछली हो। सिंध में तबादले, सिंध में सारे जो अगर आपके मुताबिक इतना क्रैकडाउन हो रहा है, इतने बुरे हालात है, तो इस वक्त जरदारी साहब के पास रियलिस्टिकली बार्गेनिंग पोजीशन किस हद तक है? वही आगे आ रहा हूं। अच्छा, सिंध में तबादले, और तीसरा पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुमकिना इत्तेहाद, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी को एक बड़ी मौज लगी हुई थी, लॉटरी लगी हुई थी कि कोई पार्टी भी आकर उसने उधर सीरियस काम नहीं किया, मुस्लिम लीग नून हो, PTI हो, कोई उनका हरीफ नहीं है। तो और चौथा, वजारत उज़्मा के ख्वाब बिखरने का वक्त आया चाहता है। भट्टी साहब, बाप हमारे पार्टी में शामिल होगी, पंजाब के जनूबी साउथ पंजाब से हम थोड़े से उम्मीदवार लेंगे, आज़ाद उम्मीदवार मिलाएंगे,
केपी से लेंगे, खैबर पख्तूनख्वा से लेंगे और बिलावल को वज़ीर आज़म बनाएंगे। अब जो है और आखिरी जेलस होना, जलना, स्टीयरिंग मुस्लिम लीग नून के हाथ में है और नवाज शरीफ साहब की एज ए विक्ट्री जीते हुए सिपा सलार की मानद वापसी है। तो ये कह रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं, जरदारी साहब मफामत मिसाके मईशत पे हैं और ये कह रहे हैं कि अब्बा जान की तरफ साढ़े वाल भी तक सजना। मैडम शेख, यानी आपने कभी कोई सोचा है कि, यानी कभी कोई, हम इस पे संजीदा गुफ्तगू करते हैं कि बिलावल और हसन हुसैन की दोस्ती 52 डिशेज, वो राय विंड, कभी नवाज शरीफ मोदी का यार ग्रेटर पंजाब बनाने वाला, कभी शहबाज शरीफ कातिल आला और कभी शहबाज शरीफ की शहबाज स्पीड वाह वाह तेरी, और सिंध में भी हमें शहबाज शरीफ चाहिए। ये बताएं, तो मैडम शेख, बात ये है कि जरदारी साहब अपने काम पे लगे हुए हैं, बिलावल भुट्टो अपने काम पे लगे हुए हैं और जरदारी साहब इस वक्त ये नहीं मुबैना तौर पर इस कोशिश में नहीं लगे हुए कि बिलावल को वज़ीर आज़म बनना है। मुबैना तौर पर वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जो अपनी एम्पायर खड़ी की है या जो कुछ सिंध है या बाकी जो कुछ है, पीपल्स पार्टी कहीं लेफ्ट साइड पर ना आ जाए। अच्छा, सही। किस हद तक कामयाब हो सकते हैं इसमें, कितनी गुंजाइश है? क्योंकि अब तो सुना जा रहा है ना क्रॉस द बोर्ड सख्ती है। मैडम शेख, जहाँ तक ये है ना, ये जो क्रैकडाउन हुआ है, ये जिसमें आवाज़ आई थी कि मैंडेट उनका है, पता नहीं जिनका मैंडेट था अगर वही ये सारा कुछ कर रहे हो तो फिर पता नहीं कि मैंडेट तो होता है जब आप स्पेस छोड़ दें तो दूसरे तो आ जाते हैं। जब घर को आग लगी हो तो ये तो नहीं कहा जाता अब्बा जान आएंगे और पहली बाल्टी डालेंगे, कानून ये कहता है, उस वक्त होता है आग बुझाओ। तो बेसिक चीज क्रैकडाउन के में कोई नरमी नहीं है, कोई रियायत नहीं, और यही दुख है कि आज जनरल पाशा, इफ्तिखार चौधरी, आरोस, जनरल फैज, साकब निसार याद आ गए। इसके ऊपर आते हैं भट्टी साहब। मगर साहब, सीईसी जो कल हुई, बड़ी बड़ी तवक्कुआत थी इससे, और ख़ुद पीपल्स पार्टी ने इससे मुतल्लिक बड़े बड़े दावे किए थे कि वो फैसले होने, तो इसलिए ऑब्वियसली मीडिया की भी, हमारी भी एक्सपेक्टेशंस थी। क्या बातें हुई इसके अंदर और क्या पीपल्स पार्टी ने रिफ्लेक्ट भी किया कि आगे क्या करना है? देखिए, जो ब्रीफिंग बिलावल भुट्टो साहब ने दी, उससे ऐसा लग, 2 दिन का इजलास था। 2 दिन के इजलास के बाद 2 रेजोल्यूशन सामने ला के जो ब्रीफिंग दी गई वो मायूस कुन थी। सेल्फ एनालिसिस करे पीपल्स पार्टी अपना पंजाब के अंदर, कि पंजाब के अंदर 2008 में वो कहाँ खड़े थे, बाकी छोड़ दें, 77, 88, 90s उसको छोड़ दें। 2008 में आपको कितना वोट पड़ा था, 2008 में आपके कितने वोट थे, 2013 में कितने रिड्यूस हुए कि आप माइनस में जाने लगे, सीटों के लिहाज से भी और परसेंटेज वाइज भी। ये क्या सिर्फ किसी ने मैनेज किया या कुछ सेल्फ एनालिसिस करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने पंजाब में पॉलिटिक्स ही नहीं की 2008 से 2018 तक। पिछले 5 साल में भी आपने जाके आप पॉलिटिकल वर्क बताएं कि आपने क्या पॉलिटिकल वर्क किया पंजाब के अंदर, कि आपने अपने वोटर को विन ओवर करने, यही वोटर था ना, 1-1.5 करोड़ वोट आपके साथ रहा है एक ज़माने में, वो कहाँ चला गया? वो किसी जमात में गया ना, वो सिर्फ घर पे नहीं बैठा, वो नून लीग में चला गया होगा, नून लीग में कम गया, पीटीआई में ज़्यादा चला गया। क्यों आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकते? क्यों वो वापस चलें? पंजाब छोड़ दें, आज आप सिंध में उठा लें। सिंध में 2018 का इलेक्शन, खुद बिलावल भुट्टो की दोनों नशिस्तें, उसका एनालिसिस कर लें। लियारी में आप क्यों हार गए, जिससे कभी भी पीपल्स पार्टी नहीं हारी थी? लाड़काना में इतना डिफ़िकल्ट आपका इलेक्शन क्यों बन गया, जहां बहुत आराम से जीत सकते थे? तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को अपना सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए अपनी पार्टी का, कि आप क्यों सिंध तक महदूद हो गए। इसको साजिशें वाजिशें ये सब एक तरफ रखें, खैबर पख्तूनख्वा में आप कहां से कहां पहुंच गए, इसको ज़रा एनालाइज करें कि आपने खुद क्या पॉलिटिक्स की। आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें, 2013 में के इलेक्शन में आप आरओ ये सब कुछ, लेकिन बताएं, इधर इस सेंट्रल कमेटी की मीटिंग में ऐसे अफराद बैठे हुए थे जिन्होंने जरदारी साहब को 2015 में कहा था कि आपकी वजह से हम इलेक्शन हारे हैं। आज आपने उन्हीं को उठा के एम्पावर कर दिया कि आप आगे बढ़े। ये खुद दुबई में 3 रोज़ा मीटिंग हुई थी। 3 रोज़ा मीटिंग में पंजाब के पीपल्स पार्टी के लोगों ने बशमूल चौधरी एतजाज हसन
ये कहा था कि आप पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स नहीं मिलते, और जो मिलते हैं वो जरदारी साहब आपकी तस्वीर अपने बैनर पे लगाने को तैयार नहीं है। जब ये सिचुएशन हो तो मेरा ख्याल है सेल्फ क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए। आप मेहनत करें, क्यों, एक बड़ी पार्टी है का होता है। आप देखें कि इवन 88 ऑनवर्ड्स 1970 से न्याजी साहब कैन अगर करेक्ट करते 70 से लेके आज तक अगर आप एनालिसिस करें, सिवाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो मुफ्ती महमूद के मुकाबले में एक इलेक्शन हारे थे, कोई भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी का हेड एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन नहीं लड़ा। आप 88 उठा लें, आप 90 उठा लें, 93 उठा लें, ऑन आज तक चले जाएं, इमरान खान तक चले जाएं जी। तो लेवल प्लेइंग फील्ड, अगर इलेक्शन पॉलिटिक्स की लेवल प्लेइंग फील्ड आपको बनानी है तो फिर आपकी डिमांड होनी चाहिए कि तमाम पार्टियों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो, तमाम पार्टियों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो। वो तो लेवल प्लेइंग फील्ड होती है। आप सिर्फ एक पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड एक वक्त में होती है, किसी पार्टी के लिए किसी वक्त में होती है। न्याय साहब कहते हैं इस वक्त तो मसला ये पड़ा हुआ है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम पार्टियों के लिए ये है कि किसी को कुछ नहीं पता कि होना क्या है, इलेक्शंस भी होने के नहीं तो अपनी ये देखें, ये तीनों मेन स्ट्रीम पार्टी अलीना, तीनों मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज अपना सेल्फ एनालिसिस तो करें कि आपकी पॉलिटिक्स आज यहां क्यों हो गई। यानी पीटीआई करे कि 2018 से 2022 तक आप पंजाब में लोकल बॉडीज इलेक्शन तक नहीं करा सके, इसलिए कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं था अपने ऊपर। पीपल्स पार्टी करे कि 2018 से 2022 तक नून लीग बाय इलेक्शन जीत रही थी, पीपल्स पार्टी क्यों नहीं जीत रही थी पंजाब के अंदर। पिछले 2 दिन की बैठक के बाद जो नतीजा निकला, न्यायी साहब आप इसको किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? क्या जो बातें निकल के सामने आई हैं, आपको लग रहा है वो दुरुस्त फैसला है इस तरह से आगे चलने का पीपल्स पार्टी का, या आपको लगता है कि बिल्कुल मुख्तलिफ सियासी पोजीशन होनी चाहिए थी? देखिए जी, जो बिलावल साहब ने स्टैंड लिया है या ले रहे हैं, या जिसके लिए मैंने कल भी आपसे अर्ज किया था कि वो लड़ाइयाँ ले रहे हैं, पहली बात तो यह है कि वो इसके अंदर 3-4 हकीकतें चल रही हैं। एक तो वही है जो भट्टी साहब ने फरमाई है कि जी WWF, जिसका नया नाम है WWE, पहले था वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, अब वो रख दिया वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, क्योंकि WWF की बहुत सारी एब्रीविएशन थी तो उन्होंने उसको चेंज कर दिया। तो ये WWF है, ये WWE है। देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो यह है कि भाई साहब बदकिस्मती है कि इमरान खान ने अपनी सियासत का आगाज ये किया था कि नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में NA95 उस पर होता था, लाहौर के अंदर से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, जिसमें गो के बहुत ही एक हजीमत आमेज शिकस्त हुई थी। और मैं उनको कह रहा था, उससे कहता रहा कि आप बाकी तो प्रैक्टिस करते रहे लेकिन आप नवाज शरीफ को चैलेंज ना करें। फिर पीपल्स पार्टी ने 1990 में उससे पहले लड़वाया था असर खान को, जो पार्टी के हेड थे, लेकिन वो टिकट दिया था नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में। भुट्टो साहब ने जो JA खान से लड़ा था वो बाय डिफॉल्ट लड़ा था। भुट्टो साहब शायद शुरू में ना लड़ते अगर पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट हक नवाज गंडापुर मर्डर न हो जाता। और उसमें यह कि भुट्टो साहब को एक वहां पे कैंडिडेट नहीं मिला तो उन्होंने उस वक्त अपने फाइल कर दिया। मुझे ख्याल था कि वहां उनके पास बड़ी सब्सटैंटिव सपोर्ट मौजूद है, लेकिन वहां लोकल कैंडिडेट उनके पास नहीं था उस वक्त। हक नवाज साहब गंडापुर के मर्डर के बाद जो इलेक्शन से पहले। अब ये बात थी कि ये जो कुछ हो रहा है, मैं बीबी 2-3 बातें हैं। बिलावल साहब बहुत ज्यादती कर रहे हैं। देखिए एक बंदा है जिसका नाम इमरान खान है। इमरान खान साहब जो सियासत में आए तो वो एक पहले और आखिरी पाकिस्तानी है आज की तारीख तक कि जो पहले आसमान की बुलंदियों तक जिनकी शोहरत पहुंची उसके बाद सियासत में आए। बाकी लोगों ने अपनी शोहरत, अपना नाम सियासत से कमाया, या जिन्होंने कमाया जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने बेनज़ीर साहबा को विरसे मिल गया, या बिलावल साहब को मिल गया, या मरीम नवाज साहबा को मिल गया, या इससे वली खान की औलाद को। बाकी इमरान खान साहब वाहिद आदमी है कि जो पहले एक क्रिस्मेटिक जो है शख्सियत के तौर पे और एक करिश्माती शख्सियत के तौर पे आए और फिर उसके बाद वो लीडर बनने की कोशिश की। लेकिन अब जरा देख लें कि जो शौखाना भी बना चुके थे और वर्ल्ड कप भी जीत चुके थे, जिनकी वजह से उनकी जो शोहरत थी वो 7वें अखबार में पहुंची थी, तो 1997 के इलेक्शन में इमरान खान साहब बुरी तरह हारे, बुरी तरह। मतलब आधे % से भी ज्यादा कम वोट्स उनको मिले कराची से लेके जो है पेशावर तक।
और बाकी है कि उनके अपने जहां 8 सीटों पर सारी जगह समानते थे। आखिर क्या वजह है कि जी इमरान खान साहब जो है यकदम जो है 2013 के इलेक्शन में एक फोर्स टू रेकन विद के तौर पे आए, एक ऐसा कि जिसने अपने आप को मनवाया। उसकी वजह यह है, बिलावल साहब जरा सुन ले, पूरे हमसे थोड़ा गिला। उसकी वजह यह है कि 2008 के इलेक्शन के बाद आपने और मुस्लिम लीग ने यह सोचा कि अगली सियासत जो है 100 साल तक, जैसे हमारे एस्टेब्लिशमेंट सोचती है माशा लगाने के बाद या ऐसे हालात पैदा करने के बाद कि अगली 20, 30, 40 साल की सियासत उनके नातवा कंधों पे ये बड़ी बड़ी भारी भरकम जिम्मेदारी आ पड़ी है। आपने सोचा हमारे पास है। मुझे याद है, एक मैं साइटेशन जरूर दूंगा ताकि रिकॉर्ड पे आ जाए, कभी कोई इस्तेमाल करना चाहे। जिस दिन उन्होंने हल्फ उठाया परवेज मुशर्रफ के पास मुस्लिम नून के कुछ 7 या 8 वफाकी गुजरान है, जिसमें चौधरी साहब भी थे, सागदार साहब भी थे, साद रफीक साहब भी थे, ख्वाजा आसिफ साहब भी थे। तो मैं रात को 12 बजे खबरें देख रहा था, वैसे ही देख रहा था। दोबारा मैं, वो मेरी आदत थी उन दिनों के 12 बजे खबरें देख उठता था। इमरान खान साहब वो आए और वो अक्सर आते थे, मेरे पास बैठ जाते थे। वो आके मेरे पास बैठ गए तो मैं खबरें देख रहा था, वो खड़े थे। तो मैंने उनको कहा, जैसे कि मैंने कहा हुजूर तुम्हारे लिए स्पेस बन गई है। कहते क्यों? मैंने कहा मैं कम से कम इस दिन की इंतजार कर रहा था, क्योंकि जहां मुस्लिम नून अपनी पार्टी आपस में थे, 2 पार्टी सिस्टम चल रहा था, स्पेस नहीं बन रही थी। लोगों की इतनी एंटी पीओस पार्टी और एंटी मुस्लिम लीग वोट जो था वो इतना ज्यादा था। अब एक ऑपोजिशन की बड़ी स्पेस है पंजाब के अंदर। आपको पीओस पार्टी का, मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा तादाद है। अब आप पंजाब के अंदर पहली या दूसरी पार्टी के तौर पे आएंगे। ये जो बाद में फॉलो में 2009, 2010 और 2011 के जल से आए, जो उसका शाखसाना था जो 2018 में, और ये जब पंजाब में इनकी कोलिशन गवर्नमेंट मुस्लिम नून की अपनी उस पार्टी की, ये आके मई 2011 में आकर खत्म हुई। और मुझे सोहेल वलायत साहब ने, उस दिन मेरा रात खाना था, वो आए, मैंने कहा लेट आए, उन्होंने कहा मैं नवाज शरीफ साहब के पास था, नवाज शरीफ साहब ने फैसला कर लिया है कि जी इमरान खान जो है वो उभर रहा है, वो हमें खा जाएगा, पीओस पार्टी को निकालो। भैया पीओस पार्टी को खुद होश क्यों नहीं आए? क्योंकि पंजाब के अंदर जो वोट था वो जो मुस्लिम एंटी पीओस पार्टी और एंटी मुस्लिम नून, जो भी आपने पोजीशन में देख लिया है कि मुस्लिम इमरान खान साहब को फिर एक स्पेस मिल गई। जो मैं हमेशा कहता था कि अपोजिशन की जो स्पेस होती है बहुत बड़ी होती है, चाहे वो इलेक्शन जीते ना जीते। यही बात मैं फिर दोहराऊंगा कि मैंने इमरान खान साहब को तभी कहा, मैंने कहा अब तुम्हारा काम बन गया, अब तुमने इसको कैपिटलाइज करना है। फिर उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ने भी तवज्जो दी होगी कि इमरान खान साहब को वो स्पेस पीओस पार्टी की, उस पार्टी की, वो जब तक उन्होंने आके समेटा, वो तो आखिर तक यही कहता है मैं ना निकालो पंजाब से, हमें आखिर तक करने दो हुकूमत। वो राजा रियाज साहब सीनियर मिनिस्टर उस पार्टी की तरफ से, उनको निकाल दिया गया। अब आ जाएगी मेरिट पे। मैं करना, ये लंबी बात हो जाएगी, आपका टाइम नहीं है तो मैं उसको कट शॉर्ट करता हूँ। बिलावल साहब को ये रियलाइज करना चाहिए कि आरओ का इसमें कोई कसूर नहीं था अगर वो इमरान खान ने उनकी स्पेस ले ली। मदर साहब के वो उसका जिक्र कर रहे हैं कि उस पार्टी के घटे हैं, मदर साहब जरूर इसमें सोचा होगा कि गए किसको है, वजह उसकी कोई भी हो, जो मैं कह रहा हूं वो सही हो या कोई और हो, लेकिन वोट सारे के सारे तरीके से साहब को चले गए। अभी बात भी कर रहे हैं, यही बात मैंने की है। मैं आपको सेकंड बात कर रहा हूँ, यही बात आप ही की बात को चला रहा हूँ कि यही मदर साहब कह रहे हैं, मैं उसी को चला रहा हूँ कि मैं उसी बच्चों कहेंगे उसकी वजूहत हमारी शायद फर्क हो यही की हो, लेकिन ये बात उनके 16 ने सही की है 100% की थी। वो वोट जो है पीओस पार्टी और टटोल के देखे कि जिन जिन सीट से जीतती थी वो तहरीक साहब को गई या नहीं गई। लाहौर के अंदर उनके पास 1-2 सीट्स होती थी, तहरीक साहब को भी मिल गई। लाहौर के अंदर वही उस वक्त मेरे ख्याल 2 सीटें मिली थी। अच्छा सर, मुझे बिल्कुल ठीक, आपने निशानदेही कर दी। ऐसा मुझे एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, इसके बाद असल में वो अच्छा न्याई साहब का एक फिक्रा ले लें। उसके बाद सर मैंने आपसे यही पूछना था, मौजूदा हालात में कितना मुमकिन है स्पेस निकालना, या किस तरह से स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं जिस हिकमत अमली के साथ अभी ये जा रहे हैं। न्याई साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? चलो मैं जब दूसरा लोग रहेंगे तो मैं यही ऐड कर दूंगा, किसी का बुलाऊंगा कि ये फिर आगे जाके इस वक्त कहाँ पहुंचे हैं। बिलावल साहब को बनाना कुछ सही है कुछ गलत है, क्योंकि उनका ट्रस्ट डेफिसिट है। जो भट्टी साहब ने कहा है एस्टेब्लिशमेंट का ट्रस्ट डेफिसिट है। एस्टेब्लिशमेंट में यकीन मानोगे, बाजवा साहब अच्छे दिनों में भी जब इमरान खान साहब की सपोर्ट सरदारी साहब हम ठोक के कर रहे थे, ये स्टाइल में पहले भी गए थे नवाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान साहब की सपोर्ट करने। उस वक्त भी बाजवा साहब अपनी प्राइवेट महफिल में कहा करते थे, जो दोस्तों ने मेरी तो कोई मुलाकात नहीं, वो कहते थे ये बंदा जो सरदारी है उसमें एस्टेब्लिशमेंट कभी ट्रस्ट नहीं कर सकती। अच्छा मजाक करते हैं भैया।
और उसके बाद ये बात भी तय हो गई है जो मैंने आपके प्रोग्राम में कही, आपने उसको ऑर्टिकेट किया, तरीके से जश्न बनाया, कहा ये इमरान का मुखालिफ है, और अब जो है कि और मुझे बुरा भला कहा कि नवाज शरीफ को मैंने कहा ये अपने वजीर आजम है, तो आपने कहा बनेंगे, मैंने कहा इंशाअल्लाह। मतलब ये है कि मैं तो ये कह रहा था कि वो तो खैर अल्लाह ने चाहा, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट जो है ये हमारी, मैं बड़ी हैरान होता हूँ कि हम क्यों समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट चौथी दफा क्या, वो तो 5 दिन वजीर आजम बनाने पर तैयार हो जाती है, जो हालात है। लेकिन इलेक्शन होंगे, आया इलेक्शन को करा पाएंगे, वो मैं आपको पहले बता चुका, हालात का जो जबर है, ये हम जो जमीनी हकायक है फरवरी मार्च के, शायद उनको इजाजत ना दे, उनके अंदर इखलास भी है, खलूस नीयत भी है, लेकिन इलेक्शन नहीं करा सकेंगे, क्योंकि ये बात हमने देखा कि इस वक्त आपका आईन साकित हुआ है, जो जमहूरियत है वो इस वक्त। सर ये दिलचस्प है क्योंकि इसी से मुतालिक, एक तो इलेक्शन से मुतालिक हमारे पैनल पे दो राय पाई जाती है। भट्टी साहब ने कल भी ये कहा कि उनके ज़राए के मुताबिक ये फैसला हो चुका है, उनके ज़राए के मुताबिक ये फैसला हो चुका है कि जनवरी के एंड में शायद इलेक्शंस हो जाएं। ये तो ओनली टाइम विल टेल, लेकिन इलेक्शंस में जाने के लिए जो पार्टीज़ हैं वो क्या आवाम को देंगी? इस वक्त जो डायरेक्शन वो दे रहे हैं या जो ऑफ़र करने लगे हैं, क्या वो ऐसा है जिससे आवाम मुतमईन भी होंगे? क्योंकि महंगाई का हाल देखें, पेट्रोल का रेट दोबारा बढ़ गए हैं। आज हम सुन रहे थे, जब हम आवाम से बात करने जाते हैं, माइक उनके आगे रखते हैं, तो वो कहते हैं हम तो सबको आजमा चुके, अब क्या करें, अब किसके पास जाएँ? ये ज़रा पूछते हैं कि जिस तरह सियासी जमातें जा रही हैं आगे, क्या ये सही जा रही हैं? इसका सियासत में इनको फ़ायदा होगा या नहीं? एक ब्रेक के बाद। सियासी जमातें इलेक्शंस के लिए एक तरह से लग रहा है कि मोड में तो आ गई हैं, और अवामी राब्ता मुहिम भी हो रही है, इजलास भी हो रहे हैं। एक तरह से कहा जा रहा है कि शायद इन इजलासों में बातें भी हो रही हैं आगे क्या करना है, लेकिन क्या ये अवाम के जो मसाइल हैं उनको टच कर पा रही हैं? ये अपने तज्ज़ियाकारों से ज़रा जानेंगे। और क्या सियासी अरीना में इसका फ़ायदा होगा? इस वक्त तक जो हिकमत अमली सामने आ रही है, बेनज़ीर आपकी क्या राय है इसके ऊपर? क्या ये जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो इस वक्त नून लीग की कारकर्दगी और नून लीग के ऊपर हमले कर रही है और लेवल प्लेइंग फील्ड और इस सब को निशाना बना रही है, और इसके अलावा कुछ नहीं लग रहा है। क्या आपको लगता है इससे कुछ फ़ायदा होगा, कुछ हासिल होगा? अलीना, बहुत मुश्किल है इस वक्त अंदाज़ा लगाना कि ख़ास तौर पे पंजाब में क्या सिचुएशन बनेगी अगले इलेक्शन में, इसलिए क्योंकि अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि पीटीआई के साथ क्या होगा, पीटीआई किस शक्ल में मैदान में उतरेगी, क्या पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी, या पीटीआई को तोड़ के उसके ग्रुप्स अलग अलग बना के उनको इजाज़त मिलेगी कि वो पंजाब में जाके इलेक्शन लड़े, या पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे और उनको इमरान खान साहब की सपोर्ट हासिल होगी। क्योंकि देखिए एक चीज तो बहुत वाज़ेह है, पंजाब में पीटीआई का एक वोटर है और एक एंटी नून, इसको आप कह सकते हैं एक एंटी नून वोटर है। अब ये जो एंटी नून वोटर है ये किसके पास जाएगा? क्या ये घर बैठेगा अगर पीटीआई बैलेट पे नहीं होगी? क्योंकि इस वक्त जो दो सियासी जमातें हैं जो कोशिश करेंगी इस वोटर को अपनी तरफ खींचने की, वो एक है पीपल्स पार्टी और एक है आईपीपी। अब ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन कामयाब होता है, क्योंकि ये बात सही है कि एक असर है कि ये जो वोटर है पीटीआई का, ये पहले पीपल्स पार्टी का वोटर होता था और बाद में ये पीटीआई के पास गया है। तो क्या पीपल्स पार्टी इस वोटर को वापस अपनी तरफ खींच सकती है या नहीं इलेक्शन में? ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल का जवाब हमें तभी मिलेगा जब हमें पता चलेगा कि पीटीआई के लिए एस्टैब्लिशमेंट ने क्या फैसला किया है अगले इलेक्शन में। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जरूर हो रही है, क्योंकि मैंने पिछली दफा भी रिपोर्ट कार्ड पे ये बात कही थी कि मुझे लगता है कि अगले इलेक्शन के बाद जो मुकाबला होगा अगर पीटीआई नहीं तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान होगा कि इन दोनों में से कौन अगली हुकूमत बनाएगा। मुस्लिम लीग नून का जो एक ग्रुप बन रहा है इत्तेहादी का, वो हमारे सामने काफी क्लियर हो गया है। उस दिन मौलाना फजल रहमान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि सिंध में वो एमक्यूएम, जीडीए और मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के साथ नहीं कर सकते। तो मुस्लिम लीग नून का एक ग्रुप हमें बनता हुआ नजर आ रहा है इत्तेहादियों का अगले इलेक्शन के लिए, लेकिन पीपल्स पार्टी का ग्रुप क्या होगा? इसके कुछ इशारे मेरी राय में लीना मिल रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से कि शायद वो पीटीआई के साथ इलेक्शन के वक्त नहीं लेकिन इलेक्शन के बाद कोई इत्तेहाद कर सकती है। उस दिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा कि जो 9 मई में मुलविस थे उनके साथ हम काम नहीं कर सकते, लेकिन जो बाकी सियासतदान हैं पीटीआई में उनको सियासत का हिस्सा रहने देंगे।
तो क्या पीपल्स पार्टी एक माइनस इमरान पीटीआई के साथ इत्तेहाद करेगी, नहीं करेगी अगले इलेक्शन में? मुझे लगता है कि इस किस्म की कोई इक्वेशन अगले इलेक्शन में जाके बन सकती है। लेकिन ये जो 9 में वाली आपने बात की, तकरीबन जो सारे या इलेक्टेबल्स हों या बड़े फेसेस हों, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं 9 में की निर्गे में आते हैं। अगर उनको माइनस कर दिया जाए और उसके बाद पीटीआई की शक्ल निकाली जाए तो वो किस काम की? लेकिन अलीना, उसमें से कुछ इस वक्त जेल में हैं और कुछ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घर पे बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से हमें पता ही है कि जो जेल में हैं उनके साथ नहीं होगा। जो बाहर हैं उन पे शायद केसेस चलते रहे लेकिन उनके साथ इत्तेहाद हो जाएगा। उनको इलेक्शन वापस आके ये भी सवाल करते हैं, हम बात कर रहे हैं इलेक्शंस की और इलेक्शंस होंगे, बट जिस तरह से इलेक्शंस के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जा रहे हैं, क्या इलेक्शंस होने से कोई बेहतरी भी आएगी या उन इलेक्शंस को कोई फ़ायदा भी है, या फिर दिल डू वर्स, इतना पैसा लगेगा, सब कुछ खर्च होगा, ऐसे इलेक्शंस का क्या फायदा? देखिए अलीना, मैं इसमें सिर्फ ये कहूंगी कि इस वक्त चाहे कोई भी सियासी जमात इलेक्शन जीत के आ जाए, एक चीज बड़ी क्लियर है कि ये जो हाइब्रिड निजाम है ये आपका खत्म नहीं होने वाला। ये जो आपने स्पेस दे दी है एस्टेब्लिशमेंट को, ये आप कभी सिविलियंस जो है वो वापस नहीं ले सकेंगे। तो अब ये सवाल आपको हाइब्रिड से पूछना चाहिए कि क्या वो ये सारे मसले जो है वो हल कर सकेंगे मुल्क के? अच्छा, आपने भी पीटीआई की क्या शक्ल हैयत बनेगी इलेक्शंस तक उसकी बात की। भट्टी साहब, आजकल बड़ी कयास आराइयाँ हो रही हैं, बातें हो रही हैं, कुछ कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कोई वादा माफ गवा चेयरमैन तहरीक इंसाफ के सामने बहुत बड़ा या बड़ी सामने आ सकती हैं। इस सिलसिले में आपके पास कोई तफसीलात है? मैडम शेख, इस हवाले से काफ़ी बातें हैं, प्री मैच्योर बातें हैं, लेकिन उससे पहले सिर्फ एक दो फ़िक्रों की इजाज़त चाहूँगा जी कि अगले इलेक्शन कब भी होते हैं मुझे बता दीजिए। पाकिस्तान की इस वक्त कोई एक जमात अपनी परफॉर्मेंस पर इलेक्शन में जा सकती है, जीत सकती है और अपने बयानिए पर जा सकती है। और मुल्क का इस वक्त सबसे बड़ा मसला मईशत है, आवाम का सबसे बड़ा रोला महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत है, और ये नूरा कुश्तियाँ लड़ रहे हैं। वोट के चक्कर में तो सब हैं, वोटर जिस जिल्लत में है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। तो मैडम शेख, हमारे दोस्त हैं कामरान, शायद आज के दौर के सबसे अंदर की खबरें लाने वाले, यानी उन्होंने ये सबसे पहले ये खबर दी थी कि इमरान खान पिंडी में जलसा करके वापस चले जाएंगे, धरना नहीं देंगे। और उनकी वो तारीख साज मुलाकात को उन्होंने ब्रेक किया था कि जिसमें इमरान खान ने कहा था कि बुशरा बीबी मेरी रेड लाइन है। और तोशा खाना का वो डायमंड सेट वाली एक खबर थी। हम समझ गए भट्टी साहब कितनी अंदर से खबरें लाते हैं। खबर थी, अब बता दें आपके पास क्या इत्तला है? हाँ, अब दोनों साथ ही जाते हैं। डायमंड सेट वाली दोस्त है, जरा तारीफ कर लेने दे। डायमंड सेट वाली, मैंने कहा शायद आप अंदर का गए कि फिर हवाले दे रहे हैं पिंडी और पता नहीं कहाँ का, तो आप हम दूसरा रिपोर्ट कार्ड वो उधर ही करते हैं। अच्छा जी भट्टी साहब, नहीं। अच्छा, सदर का जो उन्होंने बड़ी मजे का फिक्रा भी कहा था कि सदर को इलेक्शन देने की तारीख भी वो देने वाले हैं और नहीं भी देंगे। और इनकी है कि जनवरी के आखिर में, दिसंबर में इलेक्शन कमीशन दे देगा शेड्यूल, जनवरी के आखिर या फरवरी के शुरू में वो होने जा रहे इलेक्शन। ठीक है। वादा माफ गवाह पे यस वादा माफ गवाह पे एक खातून है जिनके प्री मैच्योर क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे हुए हैं हालात। अच्छा। और एक बड़ा पार्टी में, तहरीक इंसाफ की पार्टी में एक बड़ा सियासतदान है, बड़ा नाम है, और वो भी क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए हैं वादा माफ गवाही के। भट्टी साहब, मेरे बेटे को ना बनवाएं प्लीज, उसको प्लीज उसके ऊपर जबर तशद्दुद करके उसको ना बनाए, बाकी किसी को भी बनवा दे। अगर आप होते तो कहना यार न्याजी साहब के बेटे को ना बनाए जी वादा माफ गवाह। अल्लाह उनकी, न्याजी साहब की और उनके बेटे की मुश्किलें आसान करे। तो वो एक है जो वो मैडम शेख, वो एक जो बंदा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बड़ा सियासतदान है, वो मनवाया नहीं जा रहा।
वो खुद बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं और बहुत सारी चीज़ें ये अब ये डिक्लेयर करना बाकी है कि वो चीज़ें रिकॉर्ड पे कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। तो प्री मैच्योर है, क्वार्टर फाइनल में सारी चीज़ें हैं अच्छा जो सुनी जा रही हैं। अच्छा ये अच्छा न्यारी साहब आप भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं? देखिए जी अलीना, मैं तो खैर ये बातें जो है बिल्कुल मेरे दिल लगती हैं, मेरे तजिए को भाती हैं। हकायक मेरे पास नहीं होते, मैं तो सिर्फ जो चीजें होती हैं ज़मीनी हकायक है उसके मुताबिक क्या हो सकता है, हालात का जबर क्या होता है। पाकिस्तान में जब इलेक्शन अब भी नहीं तो फिर मैंने कभी होते देखे हैं? नेवर। पहली बात ये सुने, मेरी बात सुने, पाकिस्तान जो सालमियत है ना, ये मैं कोई सियासत नहीं डिस्कस कर रहा, कोई किसी किस्म में नहीं कर रहा। एक ऐसी बात है जो एक मुसलमान असूल है कि पाकिस्तान की सालमियत जो है उसका ज़ामन आईन पाकिस्तान है। आईन पाकिस्तान क्या है? आईन पाकिस्तान का लबे-लुबाब ये है कि इस मुल्क के अंदर हुकूमत साजी, फैसला साजी, कानून साजी का आखिरी इख्तियार जो है अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास है, जिसमें आप हर किस्म के फैसले देते हैं, सियासी हो, इक्तिसादी हो, आप जिसको कहना चाहिए कि सफारती हो। अब मुझे ये बताएं कि जो आपका निजाम है जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं, जिसके सारे परतों की बाकी जिम्नी है कि बिलावल साहब क्या कह रहे हैं, क्या बनने वाले हैं, इसकी पहली दफा निगरान हुकूमत ऐसी आई है। पहले माशरों में इस तरह का माहौल था कि आपकी जो फैसला साजी है, आपकी जो कानून साजी है, जरा जो बदर साहब मेरी बात करने, मैं कहता हूँ प्लीज इसके ऊपर रोशनी डाल के मेरी रहनुमाई फरमाएं कि इस वक्त एक अजीबोगरीब है कि एक फर्द वाहिद ऊपर आ गई है का हुकूमत साजी भी, फैसला साजी भी, कानून साजी भी, और फर्द वाहिद के साथ जो मुशावरत करने वाले लोग हैं टॉप क्लास, वो उनके अपने हैंड पिक्ड हैं और या उनके महताब हैं। ये बड़ी एक तकलीफ देश सूरत है। इसमें किसी की मैं नीयत पे यकीन जानो, मुझसे ज्यादा अच्छे नीयत का खुलूस आता है, लेकिन यहाँ पे एक एब्रेशन आ गई है, एक फॉल्ट लाइन आ गई है, एक पोलिटिकली एक ऐसा बड़ा वैक्यूम आ गया है जिसको ये कैसे करेंगे। और दूसरी बात ये है कि इन हालात में आपका आइन जो है साकित हो चुका है। इस मुल्क में हमने आइन हैंड एंड बेस भी देखा है, हमने जवाहर हक साहब के वक्त में सस्पेंडेड भी देखा है क्योंकि आपने वेट करके 56 का आइन बड़े डरे हुए थे। पहली दफा मैंने देखा है कि आइन जो है इस वक्त बगैर कुछ किए सीज टू एक्सिस्ट है, मतलब इट्स रियली इट सीजेस टू एग्जिस्ट। और ये कैफियत है जिसमें आप जाएंगे तो ये मैं अगर ख्वाहिश करूंगा पिछले ने कि मैं फर्द में इलेक्शन करा लूंगा तो उस वक्त पता नहीं पॉलिटिकल रियलिटीज क्या होगी, पता नहीं इमरान खान का सब सारे निगार कर टपा जाएगा नहीं टपा जाएगा। भट्टी साहब की सारी बातें मुंह लगती हैं कि जी ये बादम आपको घर से भी होंगे। मैं तो इस बारे में इसे मेरी फील्ड नहीं है इमरान खान साहब के मामला में दखल देने की, ना मैं ऐसे बोलता हूँ, लेकिन ये पॉलिटिकल पे मैं बात कर सकता हूँ कि बिल्कुल जिसकी तरफ निशानदेही कर रहे हैं वो उनका सिक्का बंद बादम आप गवाह है, कोई तकल्लुफ़ात के लिए उन्हें बाकी काम करवा रहे हैं उनसे, मगर उसके लिए कोई ज्यादा तरद्दुद करने की जरूरत नहीं है। जो इलेक्शन है इस वक्त जो असल कंसर्न है नवाज शरीफ साहब का और जरदारी साहब का, उन्होंने खाना और फैसल रहमान साहब का, तो रहमान साहब से मुलाकात हुई है, ये है कि वो ये समझते हैं कि हाथ से कहीं इलेक्शन निकल गए तो वो जो दोनों सारे बिलियन जो है लड़ती रहेगी और जो आके जो बांदर है उनकी रोटी खा के चला जाएगा बंदर बांस के अंदर। बाकी रहे नाम अल्लाह का, इस वक्त मुल्क जो है पॉलिटिकली एक बहुत बड़े पास का और एक डेड एंड पे खड़ा है और डैमेज कंट्रोल हो सकेगा पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं है। सही है, ठीक है न्याय साहब आपका पॉइंट आ गया। देखिए बहुत सीधी सी बात है, इलेक्शन अगर नवंबर के बाद होते हैं तो वो इलेक्शन गैर आईनी होंगे। क्या इस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर लें या इसे हम कहें कि फिर ये गैर आईनी इलेक्शंस का मतलब ये कि 1973 का आइन नहीं है इस वक्त, और नज़र यही आ रहा है कि 1973 के आइन को सबने एक्सेप्ट कर लिया है इंक्लूडिंग जो है दीगर मेन स्ट्रीम पार्टी। तो पहली चीज़ तो ये है कि नवंबर के बाद का कोई भी इलेक्शन जो है वो गैर आईनी होगा। दूसरी बात ये कि ये रियलाइजेशन अब हमें आ जानी चाहिए इस चीज़ को कि इस तरह की चीज़ें, देखिए इलेक्शन ही इस मुल्क के आगे बढ़ने का रास्ता है। डेमोक्रेसी की मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं, भट्टी साहब का अपना मौक़िफ़ है और वो काबिल एहतराम है, उसे गौर करना चाहिए,
दूसरों का अपना मौक़िफ़ है, लेकिन डेमोक्रेसी ही आगे बढ़ने का रास्ता है उस चीज़ का। और असल मसला ये है कि क्या मैं उस आने वाली पार्टी को, लोगों पे छोड़े इस चीज़ को, जो भी लोगों के सामने है ना, ये महंगाई भी उनके सामने है, बयानिए भी उनके सामने हैं, ये भी उनके सामने है कि कल रात एक तरफ 26 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा और दूसरी तरफ एक वज़ीर की तादाद बढ़ गई, वज़रा में, काबीना में एक वज़ीर की तादाद बढ़ गई। ये अशराफिया और अवाम का फ़र्क है। तो लोगों पे छोड़ें, लेवल प्लेइंग फील्ड दें तमाम जमातों को, और जो भी जमात जीत कर आए, हारने वाला अपनी हार को तस्लीम करे, जीतने वाला महसूस करे कि उस पर जिम्मेदारी ज़्यादा आ गई है। अगर इस माइंड सेट के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो शायद पाकिस्तान का सिस्टम आगे बढ़ सकता है। ऑपोजिशन करें, असेंबली में बैठ के ये नहीं सारा और जितना मैंडेट होता है वो मैंडेट को एक्सेप्ट करें। अगर 5 साल का मैंडेट है तो उस 5 साल के मैंडेट को एक्सेप्ट करें, और जो बरसरे इख्तिदार आए उस चीज़ को रियलाइज करें कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उसका एम नहीं होना चाहिए। सर, ये लोगों तो आपने बड़ी आगे की बात की, लेकिन अभी आपने 90 दिन वाले इलेक्शंस की जो बात की है, इससे मुतल्लिक अभी बहुत से पड़ाव हैं जो आगे होने हैं। अब एक बड़ी ट्रांजिशन से गुजरने वाला है हमारा मुल्क। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल रिटायर हो जाएंगे। नए चीफ जस्टिस यानी जस्टिस काजी फायज ईसा कल अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। उसके बाद बहुत सी एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट से की जा रही हैं, बहुत सी दरखास्तें हैं आईनी इलेक्शन से मुतल्लिक ख़ास तौर पे जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने है। उसको किस तरह से टेकअप किया जाएगा, और ये जो नया दौर है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की हिस्ट्री को किस तरह शेप अप करता है, अब ये इसको हम देखेंगे आने वाले दिनों में। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।